हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमारा जो यहाँ पे चल रहा था अभी तक, जो हमें उत्तराखंड में कवर कराया है, चंद और पवारों को कंप्लीट करने के मतलब हमारा जो है लास्ट पड़ाव हो गया है हमारा। लास्ट पड़ाव में हम पहुँच चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है। हमारे 2 या 3 शासक हैं सिर्फ़ इनमें। चंदों में भी 2-3 शासक हैं और पवार्स में भी पवारों में भी 2-3 शासक ही बचे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि साथ में लेके चल लेते हैं। और ये टारगेट हमने जो अभी आपको चंद और पवार, आपने मोस्टली किसी भी अगर क्लासेस में पढ़ा होगा तो चंदों को अलग पढ़ा होगा और पवार वंशों को अलग पढ़ा होगा। लेकिन मैंने यहाँ आपको चंद और पवारों को एक साथ लेकर चली हूँ। और चंद और पवार किस तरीके से एक-दूसरे से कौन-कौन यहाँ पे क्या होते हैं, शासक मित्रता पूर्वक संबंध बनाते हैं, कौन यहाँ शत्रुपूर्वक संबंध बनाते हैं, इन सबको मैंने यहाँ पे आपको कवर कराया है। साथ-साथ अब जो ये चलेगा यहाँ पर चंद भी होंगे और पवार भी होंगे और किस तरीके से इनका शासन होगा, फेर-बदल होगा शासन, यानी कि गद्दी में क्या होता है, शासक जो होते हैं, पवार शासक भी आकर बैठता है। तो किस तरीके से बैठता है, एक बार यहाँ पे ना थोड़ा-सा देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या करा था, दीपचंद के बारे में पढ़ा था। दीपचंद में क्या था, फरतेयाल लोग थे। फरतेयाल लोग जो थे चंदों के पहले से क्या थे, बहुत ज़्यादा वो थे कि इनके अधीन रहते थे। महर और फरतेयाल, मैंने बताया होगा आपको, वहाँ सोमचंद की बात हुई थी। जब सोमचंद की बात हुई थी तो वहाँ पे 2 लोग थे, एक थे महर लोग जो अधीन आए थे और दूसरे थे फरतेयाल। फरतेयाल लोग थे। तो ये फरतेयाल लोग जो है अभी भी यहीं पर थे, क्योंकि ये क्या है, इनके अधीन है, तो इनके शासन के अधीन ये बहुत बार इनकी चंदों की मदद भी करते हैं। जैसे कोई चंद शासक होता है, तो वो क्या होता है कि वो निसंतान होता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फरतेयाल लोग ही या महर लोग ही क्या करते हैं, जो अगले अगले चंदवंशीय जो भी शासक को लेके आते हैं, पाली में या फिर डोटी में शरण लिए हुए होता था, वो होते हैं फरतेयाल और महर लोग। लेकिन ये फरतेयाल लोग क्या होते हैं, इन्होंने इतना करा, लेकिन ये क्या होता है, दीपचंद ये जो शिवदत्त जोशी होता है, ये बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है। ये अपनी राजनीतिक कूटनीति और वो ईमानदारी के कारण क्या होता है, इसे मंत्री पद मिल जाता है। और राजा के मतलब नीचे सबसे पहले इसका ही अधिकार था यहाँ पर, और ये अधिकारियों को भी रख रहा था। तो इससे फरतेयाल लोग ने ईर्ष्या आ गई थी इसके प्रति, तो इन्होंने सैनिकों को भड़का के इनकी हत्या करवा दी। जयकृष्ण हरिनिधि और शिवदत्त जोशी की। ये क्या थे, इसके बेटे थे। बच जाता है आपका हर्षदेव जोशी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। बाकी इसके बाद जब ये वाला जो चैप्टर होता है, ये चीज़ें मतलब खत्म हो जाती हैं, तो जो दीप मंजरी, इसकी जो रानी होती है श्रृंगार मंजरी, क्या नाम था उसका? श्रृंगार श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। तो श्रृंगार मंजरी जो होती है, वो कुछ-कुछ पद सुनिश्चित करती है। जय कृष्ण जो होता है, इसको जब दीपचंद का ये जब जिंदा होता है, उसी समय में दीपचंद क्या होता है, इसे शासन में अपने किसी पद पर रखता है। तो वहाँ पे पद पे जब इसे रखता है, तो ये क्या हो जाती है, इसकी जो रानी होती है, वो क्या होती है, गुस्सा हो जाती है। किससे? दीपचंद से। तो उसके कारण जय किशन को यहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ता है, और कुछ-कुछ यहाँ पे पद सुनिश्चित करती है, जिसमें होता है बख्शी, बख्शी होता है, बख्शी, दीवान, मुख्तार और अधिकारी, इस टाइप के कोई-कोई पद होते हैं, 4 पद होते हैं। तो उसमें एक जो बख्शी पद था, उसमें आता है मोहनचंद। मोहन जो चंद को कौन रखती है? श्रृंगार मंजरी रखती है। ये अपने उस पे विश्वास पे इसको रखती है, लेकिन इसके साथ विश्वासघात हो जाता है, और श्रृंगार मंजरी की हत्या कौन कर देता है? मोहनचंद कर देता है। ये क्या होता है? नमक हराम होता है। तो ये नमक हराम होता है, यहीं का नमक खाता है और यहीं की नमक हरामी दिखाता है। तो यहाँ पर ये जब इसकी हत्या कर देता है, और साथ में परमानंद जो परमानंद होते हैं, ये भी एक अधिकारी होता है जो श्रृंगार मंजरी रखा होता है, इसकी भी हत्या कर देता है। साथ में इनकी जो ये होता है दीपचंद, मोस्टली दीपचंद को बंदी बंदी बना लेता है। तो ये लोग तो जो होते हैं, बाकी जो होते हैं, जैसे आपका हर्षदेव जोशी या फिर किशन सिंह और एक हाफिज़ रहमत खां। तो ये 3 लोग मिलके इसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये कौन-कौन होते हैं? किशन सिंह होते हैं, जो इनके दरबार में अभी थे। तो ऐसा होता है कि कुछ शत्रु होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, इनके वफ़ादार भी होते हैं, मतलब कुछ नालायक वो नमक वो करते हैं, और कुछ होते हैं नमक हलाल, जिन्हें कहते हैं जो वफ़ादारी करते हैं। हुँ?
किशन सिंह होता है, हर्षदेव होता है, हर्षदेव हो गया और आपका एक हाफ़िज़ रहमत खां कौन था? रोहिला सरदार था। तो ये हाफ़िज़ रहमत खां ये तीनों मिलकर किसे छुड़वा लेते हैं? दीपचंद को छुड़वा लेते हैं। तो दीपचंद जब छुड़ता है तो मोहनचंद को पता चलता है। मोहनचंद को जब पता चलता है तो ये क्या हो जाता है यहाँ से भाग जाता है। अब हम देखेंगे इससे आगे। यहाँ पे शासन किसका स्टार्ट हुआ था? ललित शाह का स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर इसको ही मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पानीपत का युद्ध तो अब कंप्लीट हो गया है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये मैंने जो पिछली क्लास करवाई थी वहाँ पे आपको पानीपत के युद्ध के बारे में बताया था कि 3 पानीपत के युद्ध हुए थे और जिसमें आपका जो थर्ड वाला होता है वहाँ पे आपके जो अ, अहमद शाह अब्दाली होता है उसके ओर से कौन-कौन चंद लड़ते हैं और एक रोहिले लड़ते हैं, रोहिले जो होते हैं। तो यहाँ पे शासन दीपचंद का ही है, दीपचंद अभी दीपचंद ही लिखेंगे, दीपचंद। तो दीपचंद जब रिहा हुआ था तो किसने रिहा करा था? रिहा। तो दीपचंद रिहा हो जाता है तो मोहनचंद क्या होता है? मोहनचंद क्या होता है? भाग जाता है, भाग गया ये। और रिहा किसने करा था? किशन सिंह। दूसरा हर्षदेव, जोशी आप पीछे से लगा देना। हर्षदेश नहीं हर्षदेव और दूसरा हाफिज रहमत खां। 2 मैंने नाम लिख रखे हैं पहले से वहाँ पर जो आपके पहले जो आपने देखे होंगे किशन सिंह जो था इस इनका क्या था किशन सिंह को भी किसी माल के पद पे रखा गया था। किशन सिंह को दीवान बनाया गया था। मुख्तार बनाया गया था परमानंद को जिसकी इसने हत्या कर दी थी और खुद बना था बख्शी और ये हाफिज अहमद खां जो थे वो कौन थे रोहिला सरदार थे। तो इन तीनों की मदद से क्या होता है दीपचंद रिहा हो जाता है। जब ये रिहा हो जाता है तो ये इन लोगों से प्रसन्न होकर और लोग भी होंगे जिन्होंने सहायता करी थी उनसे प्रसन्न होकर कुछ कुछ पद उन्हें दे देता है। जैसे क्या होता है काशीपुर के पद दिया जाता है काशीपुर में पद। तो काशीपुर में जो पद सुनिश्चित करे थे एक किशन सिंह को बनाया था वहां पर अधिकारी। हर्षदेव को बनाया था कुछ मतलब अलग अलग विभाग के अधिकारी बनाया था। हर्षदेव जोशी को बनाया था। लक्ष्मीपति जोशी को बनाया था। बहुत सारे लक्ष्मी जिन्होंने इससे क्या वफादारी निभाई। और शिरोमणि दास तो इनको काशीपुर के पद सुनिश्चित किए थे। वहीं दूसरी ओर रुद्रपुर तराई वाले क्षेत्र में रुद्रपुर में हरिराम जोशी और मनोरथ जोशी के पद सुनिश्चित किए थे। तो यहाँ पर आपका आ जाता है रुद्रपुर में किसे बनाया था हरिराम जोशी और वह मनोरथ जोशी। ये मनोरथ जोशी तो ये इसके क्या थे ये इसके थे वफादार। तो ये यहाँ पर इसके वफादार थे। तो इन्होंने क्या है इसको छुड़वाया था दीपचंद को जब मोहनचंद ने क्या कर लिया था बंदी बना लिया था। और ये क्या होता है भाग जाता है जब ये रिहा हो जाता है तो ये इसे क्या लगता है कि फिर इसे पता चलता है कि राजा तो है राजा को बड़ी मुश्किल से ही क्या होता है कैद किया जाता है। क्योंकि राजा तो पहले ही शक्तिमान होता है तो राजा के अंडर में क्या है सारे सैनिक हैं सारे शासक हैं। लेकिन ये जो चालबाज होते हैं ये कुछ ना कुछ चालाकी करके कहते हैं, इस तरीके की घटना भी कर देते हैं। तो यहाँ पे राजा को जब इसने बंदी बना लिया तो रिहा करवाया था किशन सिंह, हर्षदेव जोशी और हाफिज़ रहमत खान ने करवाया था। तो ये और मोहन चंद जो होता है जब इसको पता चलता है तो ये क्या होता है ये भाग जाता है। ये भाग गया लेकिन भाग गया ये। अभी इसके क्या हुआ है इसके षड्यंत्र रचने खत्म नहीं हुए हैं। मतलब अभी ये
अभी षड्यंत्र रच रहा है, अभी जहाँ भी गया होगा वहाँ पे ये अपनी योजना बना रहा है कि अभी क्या करा जाए। तो मोहन चंद जोशी अभी भी यहीं पर था, मतलब जहाँ भी है वो कह रहा है, योजना बना रहा है, जबकि दीपचंद रिहा होने के बाद काशीपुर के पद बना में जो है इनको रख देता है और रुद्रपुर में हरिराम जोशी और मनोज जोशी। जो ये रुद्रपुर है ये तराई वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो देख रहा था मेन जो था मनोज जोशी था, तो मनोज जोशी को क्या है यहाँ पर बाद में जब इसका मोहन चंद का टाइम आता है तो यहाँ पे इसकी हत्या कौन करता है, नंदाराम करता है, नंदाराम करता है, नंदाराम। तो ये नंदाराम जो होता है मनोरथ जोशी की हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। किससे मिलकर? सहायता इसे जो मिलती है ना अवध, अवध मैं लिख देती हूँ, अवध लख नवाब, अवध का जो नवाब होता है उसकी सहायता से, सहायता, सहायता लिख देती हूँ यहाँ पे, सहायता। इसने इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मनोरथ जोशी की। नंदाराम ने करी थी मनोरथ जोशी की हत्या तराई में। और तराई में क्या होता है कि नंदाराम का ही फिर यहाँ वर्चस्व हो जाता है, तो 1802 तक यहाँ क्या रहता है, नंदाराम का ही रहता है। यहाँ पर तराई वाले क्षेत्र क्या रहता है, नंदाराम के अधीन आ जाता है, समझे। 1802 में तक रहता है वहां पर। और ये होता जब है मोहन जोशी का गद्दी बैठता। अभी ये हम यहाँ पर इसने पद सुनिश्चित कर दिया, मैंने आपको आगे बता दिया है। यहाँ पर देखिए, और दूसरी ओर क्या है, ललित शाह है। दीपचंद चल रहा है यहाँ पर, यहाँ ललित शाह है। तो ये पवार शासक है। इसके क्या है, दो पुत्र हैं, इसके दो पुत्र हैं। एक का नाम है जय कीर्ति, जय कीर्ति, जय कीर्ति शाह, जय कीर्ति शाह है। और दूसरा था प्रद्युमन शाह। पहला था जयकीर्ति शाह, दूसरा था प्रद्युमन शाह। जो प्रद्युमन शाह है वो दूसरी रानी से है और जयकीर्ति शाह है वो दूसरी रानी से है। तो बेटे तो इसके दोनों ही सगे हुए, बेटे इसी के हैं, लेकिन क्या है ये अलग रानी से, ये अलग रानी से, तो ये सौतेले हो जाते हैं। तो जयकीर्ति शाह और प्रद्युमन शाह क्या होते हैं, सौतेले भाई होते हैं। इसका एक और भाई होता है, उसका नाम होता है पराक्रम शाह, पराक्रम शाह। जयकीर्ति शाह का तीसरा बेटा होता है, उसका नाम होता है पराक्रम, पराक्रम शाह। लेकिन जो गद्दी पे बैठता है जयकीर्ति शाह बैठता है और यहाँ प्रद्युमन शाह बाद में बैठता है। तो मेन जो बैठता है पहले आएगा ललित शाह के बाद जयकीर्ति शाह आएगा, फिर प्रद्युमन शाह का काल जो आएगा कुछ टाइम बाद आएगा। तो मोहनचंद यहाँ पर चला गया, भाग गया मोहनचंद। अब मोहनचंद जब यहाँ से भाग गया था तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ही योजना बनाता है कि क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो ये वापस आता है यहाँ पर। ये तो आपने समझ लिया होगा। ये भाग गया था, ये भाग गया था, ये फिर से यहाँ पर आता है, अल्मोड़ा में आता है और ये हत्या कर देता है किसकी, दीपचंद की हत्या, दीपचंद हत्या कर देता है, दीपचंद हत्या। अब ये डायरेक्ट इसकी दी एंड कर देता है। दीपचंद की हत्या करता है, कौन करता है, मोहनचंद, मोहनचंद को कर देता है। ये है मोहनचंद, मोहनचंद ने दीपचंद की हत्या कर दी। सॉरी, मोहनचंद नहीं है ये मोहन सिंह है, मोहन सिंह है, मोहन सिंह, मोहन सिंह है ये। मोहन सिंह कहेंगे, मोहन जोशी कहेंगे, तो ये मोहन सिंह है। तो मोहन सिंह यहाँ पे क्या कर देता है, ये मोहन सिंह दीपचंद की हत्या कर देता है, मोहन सिंह। और इसके साथ साथ इसके दो बेटे होते हैं। इसके जो बेटे होते हैं, दो बेटे, दो बेटे जो होते हैं, दो बेटे होते हैं, इसकी भी हत्या कौन कर देता है, मोहन सिंह कर देता है। इनकी भी हत्या कर देता है मोहन सिंह। तो मोहन सिंह इनकी भी दीपचंद की हत्या कर देता है और मोहन सिंह ही दीपचंद के अन्य दो बेटों की हत्या कर देता है। रानी को ये पहले ही मार चुका है, यानी कि कितने जी चंद के जो भी इनके वंशज थे या चंद में जो भी बचे हुए थे, किसने मार दिए थे, मोहन सिंह ने मार दिए थे। और जब इन सब की हत्या कर देता है और क्या कर देता है, यहाँ का जो शासन होता है जितना भी अपने अधीन कर लेता है और चंद वंश की गद्दी पे कौन बैठ जाता है, चंद वंश की गद्दी पे अगला जो शासक बैठता है वो बैठ जाता है मोहन, क्योंकि चंद वंश की गद्दी है तो पीछे से लगा रहता है मोहनचंद।
तो ये मोहन सिंह या मोहन जोशी के नाम से था। किन्हीं पुस्तकों में इसका नाम मोहन जोशी दिखेगा आपको और किन्हीं पुस्तकों में इसका नाम मोहन सिंह दिखेगा। तो मोहन से मतलब है यहाँ पे, तो मोहन सिंह ने इसकी दीपचंद की हत्या करी और खुद हत्या लिया इसने चंद्रवंश के शासन को और वहाँ पे चंद्रवंश की गद्दी पे बैठ गया मोहन चंद के नाम से। तो इसका टाइम पीरियड जो आता है 1777 में ये हत्या कर देता है किसकी? ये कब करी थी इसने हत्या जो करी थी 1777 में करी थी। 1777 में करी थी और 1777 के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका 1777 से 1779 तक रहा। फिर क्या होता है यहाँ पर जो इनका जो वफादार था वफादार हर्षदेव जोशी और भी है मतलब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वफादार है शिवदत्त जोशी का जो पुत्र था वो क्या नाम था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी जो होता है बहुत ज्यादा राजनीतिक होता है मतलब अ, दिमाग चलाने वाला होता है। राजनीति क्या होता है राजनीति में नेता लोग क्या करते हैं दिमाग चलाते हैं दिमाग का यूज करते हैं वहाँ पर। तो इसी तरीके से ये क्या होता है राजनीतिक टाइप का होता है यानी कि बहुत ज़्यादा ही और कुशल होता है। तो ये हर्षदेव जोशी जो होता है ये अंत तक रहता है मतलब ये क्या होता है कि अंत तक ही मतलब चंद्रवंश के लिए ये जो परिवार था उसके लिए अपने आप को यहाँ पर रखता है। तो यहाँ पे हर्षदेव जोशी ये क्या होता है जब दीपचंद को मार देता है यहाँ पे इसके बेटों को मार देता है तो हर्षदेव जोशी भाग जाता है यहाँ से। पहले ये हर्षदेव जोशी को बंदी बना लेता है, पहले ये बंदी बना लेगा और बंदी बनाने के बाद ये भाग जाएगा, ये भाग गया। बाद में ये भाग जाता है, तो हर्षदेव जोशी जो है अभी जीवित है। लेकिन दीपचंद को मार दिया इसने, रानी को मार दिया, रानी के 2 बेटों को मार दिया, तो चंद्रवंश की गद्दी पे अगला शासक आता है मोहनचंद। तो अब हम पढ़ेंगे मोहनचंद के बारे में। इसने क्या करा था आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकता है कि वहां पे ऐसा कौन सा शासक था जिसने चंद्रवंश की गद्दी को हथिया लिया था। तो चंद्रवंश की गद्दी को चंदों के जो चंद थे उनके अलग जो अलग बैठा था वो आया था मोहनचंद। लेकिन अगर किसी शासक में आपको पता चलता है कि वहां पर पवाड़ कौन सा शासक था जो चंद्रवंश की गद्दी पे बैठा था तो वो था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से क्योंकि चंद्रवंश चल रहा है तो नाम तो उनके पीछे चंद ही लगेगा। तो प्रद्युम्न शाह जो होता है चंद लग के जब कुमाऊं की गद्दी पे बैठता है तो प्रद्युम्न शाह आता है। जबकि मोहन चंद जो होता है मोहन सिंह होता है ये मोहन चंद के नाम से बैठता है। तो ये भी अलग है और इसका एक बेटा होता है महेंद्र होता है। तो महेंद्र चंद्र के नाम से बैठता है। तो ये क्या है चंद वंश से अटके हैं मतलब क्या है वंश के नहीं है लेकिन उनके नाम पे उनकी गद्दी पे बैठ गए थे। तो मैं यहाँ पे क्रम एक बार क्रम बता देती हूँ। तो हर्षदेव जोशी कहाँ था भाग गया। उसको आजीवन कारावास दे दी थी तो ये बच के क्या जाता है भाग जाता है। और अब ये क्या करेगा देखना। यहाँ पे ललिता ही है ये भाग गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोहनचंद। तो सीक्वेंस बताती हूँ एक बार में यहाँ का भी बताती हूँ और यहाँ का भी बताती हूँ। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस चलता है ललित शाह के बारे में अभी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ललित शाह के बारे में उतनी कुछ बातें नहीं है। इसके बारे में जो पता चलता है इसके बारे में जो पता चलता है वो पता चलता है सिख ग्रंथों से। इसके बारे में पता चलता है ओमोला राम के जो भी काव्य है उनसे। किसके बारे में पता चलता है ललित शाह के बारे में पता चलता है। ये ललित शाह के बारे में इन चीजों से इसके बारे में पता चलता है। जबकि इसके समय में क्या हुआ था 1777 और 1779 में सिरमौर पे आक्रमण हुआ था। और इसने क्या करा था 1777 व 1700 इसने करा था सिरमौर आक्रमण। ये ललित शाह चल रहा है पवार वंश में और यहाँ पर आ जाएगा अभी ललित शाह को देख लेते हैं पहले क्योंकि मोहनचंद आएगा। फिर हम क्या करेंगे इनको साथ में लेके चल देंगे। ये पराजित हुआ यहाँ पर पराजित हुआ सिरमौर आक्रमण में।
और 1780 में क्या होता है जब आपका ये 1780 का टाइम आता है, जब 1780 का टाइम आता है, तो इसका चंदों के साथ युद्ध होता है। 1780 में युद्ध होता है, किसके साथ युद्ध? चंदों के साथ। चंद के साथ हुआ था, वो था युद्ध का नाम था बगवाली पोखरा युद्ध। बगवाली पोखरा युद्ध। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस इतना ही इसके बारे में आप देखेंगे। और इसके बारे में क्या था, अभी जो खास आएगा वो होगा इसके बच्चों से रिलेटेड, यानी कि क्या होता है कि ललित शाह होता है, ललित शाह के बाद जो होता है जयकीर्ति बैठ जाता है उत्तराधिकारी, और ये क्या करता है, जो अपने बेटा होता है जो प्रद्युमन शाह होता है उसे कहा कि यहाँ था मोहनचंद, यहाँ टाइम आ गया था मोहनचंद। मोहनचंद के नाम से कौन बैठ गया था यहाँ पे गद्दी पे बैठ गया था? मोहन सिंह। तो इसका जो टाइम पीरियड था 1777 से 1789, इस टाइप का यहाँ पे टाइम पीरियड रहता है इसका। और एक इसका टाइम पीरियड ये हुआ, और एक टाइम पीरियड और है इसका, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1780 से, सॉरी 86 से 1782 था, 86 था। 86 से 88 तक। 86 से 1788 तक। तो ये 2 टाइम पीरियड थे, ये इसके बाद आएगा, इसको अभी नहीं लिख रही हूँ। तो मोहनचंद गद्दी पे बैठता है, इसके बाद बैठता है प्रद्युमन चंद। मैं लिख देती हूँ एक बार सीक्वेंस, आप समझ जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सही से। ये हो गया, अभी इतना तो आप समझ गए होंगे किसके, ललित शाह के बारे में। ललित शाह के बारे में, यहाँ पे ललित शाह है, वो क्या करता है, इसके 2 पुत्र होते हैं, एक होता है क्या जयकीर्ति शाह, और एक होता है प्रद्युमन शाह। पराक्रम शाह का इतना कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे आता है जयकीर्ति शाह। तो यहाँ पे जो गद्दी पे बैठता है जयकीर्ति शाह होता है, जयकीर्ति, और यहाँ पर जो बैठता है वो बैठता है प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन, अब चंद में बैठ रहा है तो प्रद्युमन चंद के नाम से बैठेगा। यहाँ प्रद्युमन शाह आ जाएगा इसके बाद, तो यहाँ पे अगला शासक जो आएगा प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन चंद। प्रद्युमन चंद का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका 1779 से आपका 86 तक। 86 तक यहाँ रहा ये, अब 86 के बाद क्या करेगा, ये चला जाएगा प्रद्युमन शाह यहाँ पर, और 86 में जब पता चलता है जयकीर्ति शाह भाग जाता है, और वहां पे क्या होता है जोसाड़ी कांड, आपने सुना होगा जोसाड़ी जो साड़ी कांड के नाम से सुना होगा। बहुत ज्यादा क्या हुई थी, यहाँ पे लूटपाट हुई थी गढ़वाल वाले क्षेत्र में। तो जो साड़ी कांड जो हुआ था वो प्रद्युमन शाह के टाइम पर ही हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसा होता है कि लूटपाट होती है। तो यहाँ पर जब जयकीर्ति शाह क्या होता है, भाग जाता है, जयकीर्ति शाह भाग जाता है, और उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। और प्रद्युमन शाह, यहाँ पे जो प्रद्युमन शाह चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि गद्दी खाली हो गई। तो गद्दी खाली हो गई तो मोहनचंद अपने बेटे को लाता है, उसका नाम होता है महेंद्र चंद। तो चंद महेंद्र चंद आता है। महेंद्र चंद का टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 1786 से 1790 तक। ये हो गया, और 90 के बाद आते हैं यहाँ पे गोरखा। गोरखा तो गोरखा आगमन होता है 1790-91 में। ये आपने यहाँ पे सुना होगा। तो हमारे देखो, आप यहाँ पे प्रद्युमन चंद, मोहनचंद, महेंद्र चंद, 3 ही शासक बचे हैं। यहाँ की बात करें, ये मैं मिटा देती हूँ। तो यहाँ की बात करें तो देखते हैं ललित शाह के जो 2 पुत्र थे, एक कुमाऊँ पे बैठा और एक गढ़वाल में बैठा। तो यहाँ पे जयकीर्ति शाह मिला। यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो हम गढ़वाल क्षेत्र को ही लेके चलेंगे। तो इसके 2 बेटे थे, जिसमें से पहले जो शासक बनता है वो जयकीर्ति शाह बनता है। जयकीर्ति, क्योंकि यहाँ पे शाह की उपाधि है तो शाह के नाम से बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो जयकीर्ति शाह बैठेगा वो 1780 से 1786 तक है। और यहाँ पर जब प्रद्युमन शाह आएगा तो प्रद्युमन शाह कितने तक बैठेगा, 1700। प्रद्युमन शाह अगला शासक जो होगा वो यहाँ पे वहां से छोड़ के यहाँ पहुंच जाता है।
तो प्रद्युम्न जो होगा वो यहाँ पे कौन-सी उपाधि धारण करेगा? शाह की, क्योंकि क्या है पवार शासक है। तो प्रद्युम्न शाह ने यहाँ पे भी शासन करा था और प्रद्युम्न शाह ने यहाँ पर भी शासन करा था। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन-सा वो शासक था, जो चंद शासक के रूप में भी शासन कर रहा था और जो पवार शासक के रूप में भी शासन किया था। तो प्रद्युम्न चंद जो था, प्रद्युम्न जो था वो चंद शासक भी बनकर रहा और पवार शासक बनकर भी रहा। तो ये इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1786 से आपका जब तक गोरखा आते हैं। तो गोरखा शासन कब तक आता है? 1700 1804। यहाँ पर क्या होता है 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है और उसका दी एंड होता है। इसका जो होता है दी एंड से पहले इसका एक पुत्र होता है। इसका एक पुत्र होता है जो यहाँ पर इसकी एक पत्नी होती है, पत्नी। यहाँ इसकी एक पत्नी होती है, उससे एक पुत्र हुआ होता है। यहाँ पे जब इसकी शादी होती है, चंद वंश में होता है ये, तो इसका एक पुत्र हो गया ये है। तो ये जो पुत्र होगा, यही यहाँ पर आ जाता है और ये क्या होता है, ये बच जाता है और ये शरण ले लेता है आपका अस्कोट वाले क्षेत्र में और इसका होता है सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। इसका नाम क्या होता है? सुदर्शन शाह। तो यहाँ पर सुदर्शन शाह टिहरी रियासत में आता है, टिहरी रियासत के अंतर्गत आता है। तो आपने इतना देखा होगा, ये देख लीजिए। तो ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है कि हम इस तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रद्युम्न शाह हमारा मोहनचंद्र आएगा यहाँ पर, यहाँ जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह आ जाएगा। ये इतना था, फिर आ जाएगा यहाँ पर जब तक ये सुदर्शन शाह आता है तो हम इसके बीच में जो देखेंगे वो आएगा हमारा गोरखा शासन, गोरखा। अब हम इसको पवार शासक ना करके इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि गोरखा शासन आ रहा है बीच में। जब गोरखा शासन खत्म हो जाएगा और ब्रिटिश रियासत आ जाएगी, टिहरी रियासत आ जाएगी, तो हम सुदर्शन शाह से फिर से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर। लेकिन हम उसको पवार वंश मतलब ये पवार वंशज ही थे, लेकिन हम इनको टिहरी रियासत के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसमें क्या होती है, बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, बहुत सारे कांड होते हैं, तो उस तरीके से हम सीक्वेंस से चलेंगे। अभी हमारा प्रद्युम्न चंद और मोहनचंद, अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं मोहनचंद। तो मोहनचंद, तो ये वाला हम यहाँ पे ये वाला हम यहाँ पे तो मिटा देते हैं और बात करते हैं मोहनचंद की। तो मोहनचंद मोहनचंद का जो टाइम पीरियड रहा है वो 2 बार रहा है। यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पे जो प्रद्युम्न चंद रहा है उसके बाद फिर मोहनचंद आ जाता है, ये तो मैं भूल ही गई थी बताना आपको। प्रद्युम्न आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर से मोहन आएगा। मोहन आएगा, फिर से यहाँ पे कौन आएगा? महेंद्र आएगा, यहाँ पे महेंद्र आएगा। तो ये दोनों एक ही है, बाप-बेटे हैं, ये प्रद्युम्न शाह है और ये मोहनचंद आ गया। तो इस तरीके से इसका शासन चलेगा यहाँ पे। तो हम मोहनचंद को पढ़ रहे हैं, तो मोहनचंद को मोहनचंद की तरह, कहानी को कहानी की तरह पढ़ते हैं। तो मोहनचंद जब गद्दी पे बैठता है, तो ये क्या कर देता है कि राजा को तो मार दिया इसने और क्या होता है हर्षदेव जोशी और जयानंद जो साथ के जितने भी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो भाग जाते हैं यहाँ से। वो यहाँ से भाग गए और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था जयानंद। तो हर्षदेव और जोशी और जयानंद जो होते हैं वो चले जाते हैं, वो क्या होते हैं शरण ले लेते हैं। वो दूसरे जो शासक होते हैं उनके वहाँ जो अपने मध्यस्थ जो भी मित्रतापूर्ण संबंध रहते हैं वो चल जाता है बरेली। तो जयानंद और हर्षदेव जोशी क्या होते हैं बरेली चले जाते हैं और वहाँ पे शरण लिए हुए होते हैं। यहाँ मोहनचंद का अपना-अपना वो चल रहा है क्या कहते हैं, तो ये अपने जो अधिकारी रखेगा ये भी अपने
अपनी इच्छा के अनुसार रखेगा। अब इसने कौन-कौन से अधिकारियों को रखा था देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसने अधिकारियों को रखा था, बख्शी बनाया था अपने भाई को और मधुसूदन पांडे को दीवान बना दिया था। इसने क्या करा था, यहाँ पर खुद तो बख्शी बना था, इसने सब हड़प लिया बख्शी बनकर और भाई का नाम क्या था, इसका भाई जो था उसका नाम था लाल सिंह। क्योंकि ये भी क्या था, मोहन सिंह था ना, तो उसका नाम भी क्या है, लाल सिंह है। गद्दी पे तो यही सिर्फ बैठा है। तो ये कौन था, इसका भाई था। इसको बख्शी बना दिया था और मधुसूदन पांडे को दीवान बनाया था। तो दीवान कौन था, दीवान दीवान बनाया था मधुसूदन पांडे। मधुसूदन पांडे, इनको ये बना दिया था। दूसरी ओर एक ये तो आपका यहाँ पे चल रहा है, ये कुमाऊँ वाले क्षेत्रों में चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर आपका जैसे ये ललित शाह चल रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ पे है मोहनचंद चल रहा है। तो यहाँ पर जब ये है तो तराई वाले क्षेत्र में मैंने आपको बताया था, तराई में जो होता है, वहाँ पर जो था वो उसका नाम क्या था आपका, जो वहाँ का तराई वाले क्षेत्र को देख रहा था उसका नाम था मनोरथ जोशी, मनोरथ जोशी। तो मनोरथ जोशी की हत्या कर दी थी, मनोरथ जोशी की हत्या करी थी। किसने करी थी मनोरथ जोशी की, मैंने अभी आपको बताया था, नंदाराम ने किसके सहयोग से करी थी, अवध के नवाब से, अवध के नवाब सहयोग सहयोग किसे इसने हत्या कर दी थी। और ये जो नंदाराम था ना, ये जो नंदाराम था, इसने किसकी हत्या करी थी, मनोज जोशी की हत्या करी थी। और ये नंदाराम था, इसने ही सबसे पहले पुल निर्माण पर बल दिया। सबसे पहले जो पुल निर्माण की प्रक्रिया जो शुरुआत हुई थी वो किसने करी थी, नंदाराम ने बल दिया। तो इसने विकसित किया था, पुल निर्माण पर बल दिया या फिर निर्माण व सिंचाई सुविधाएं यहाँ इस एरिया में विकसित की। तो कौन से वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया था, ये पुल निर्माण और यहाँ पे सिंचाई जो भी सुविधा होती है जो तराई वाले क्षेत्रों में होती है, क्योंकि तराई वाले क्षेत्रों में क्या होती है, खेती वगैरह वो काफी अच्छी होती है, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, मुलायम कोमल मिट्टी होती है। और जो वो तराई वाले में काफी अच्छी क्या होती है, खेती होती है। और जबकि भावर में क्या होती है, खेती थोड़ी इतनी बेहतर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के क्या होते हैं, थोड़े कंकड़-पंकड़ होते हैं, इस तरीके के होते हैं। और सिंचाई जो होती है तराई वालों में ज़्यादा बढ़िया होती है। गेहूँ तराई वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से जिसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो सिंचाई पर सुविधा जो विकसित की थी नंदाराम ने की थी। नंदाराम ने क्या करा था, मनोज जोशी की हत्या कर दी थी। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इतना सब कुछ हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये इसने रख दिए थे, लाल सिंह इसका भाई। अब लाल सिंह जो है, ये जो भाई है ना, ये लाल सिंह को आप याद रखेंगे, मोहनचंद के साथ लाल सिंह जो होता है दोबारा आता है। मोहनचंद है। अब देखो ये जो बरेली में है, सपोज यहाँ पे बरेली है, बरेली यहाँ बरेली है, ये क्या हो गया, बरेली हो गया, मतलब मैंने ऐसे ही कर दिया, इसको बरेली बना दिया। तो बरेली में जो हर्षदेव जोशी था वो जाता है ललित शाह के पास। हर्षदेव जोशी कहाँ जाता है, ललित शाह के पास जाता है और कहता है, हर्षदेव जोशी जाता है और जयानंद जोशी जाते हैं, दोनों आते हैं, ललित शाह के पास जाता है कि आप कहते हैं जो पवार शासक है, जो आपके पवार शासक है, आपका एक बेटा तो यहाँ पर बैठ जाएगा गद्दी पे, और एक जो है आपका प्रद्युम्न शाह, उसको आप चंद्रवंश की गद्दी पे बिठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई भी चंद्रवंशी शासक नहीं है।
मोहनचंद ने वहाँ का राजपाट हड़प लिया है और अपने अधीन कर लिया है। तो आप चाहें तो वहाँ पर सेना भेजकर अपने अधीन उस क्षेत्र को मतलब चंद्रवंश की गद्दी पे अपने किसी बेटे को वहाँ बिठा सकते हैं। तो यहाँ से ललित शाह के कहने पर क्या होता है, प्रद्युम्न शाह यहाँ जाता है। प्रद्युम्न शाह आता है तो इनकी सेनाओं के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिससे मोहनचंद क्या होता है, भाग जाता है। मोहनचंद और लाल सिंह भाग जाते हैं और अगला जो शासक बनता है वो होता है प्रद्युम्न चंद। तो जो ये युद्ध हुआ था, जब यहाँ पे आएँगे, ये इसकी सेना आएगी और इसकी सेना आएगी, तो यहाँ पे युद्ध होगा। यहाँ पे क्या होगा? युद्ध होगा। वो जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1789 में। किस-किस के बीच में हुआ था? ये जो सेना थी, पवार सेना या पवार वर्सेस मोहनचंद। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या होते हैं, ये विजयी हो जाते हैं। विजयी हो गए पवार और यहाँ पे जो शासक बन जाता है वो कौन होता है? जो शासक बनता है उसका नाम आता है प्रद्युम्न चंद। चंद वंश की उपाधि लेकर प्रद्युम्न चंद क्या होता है, गद्दी पर बैठ जाता है। प्रद्युम्न चंद नेक्स्ट शासक बन जाता है और इसका टाइम पीरियड रहता है 1779 से 1786 तक। 86 तक। तो इतने साल ये यहाँ पे शासन करता है, किसके? प्रद्युम्न चंद के नाम से। जबकि मोहन जोशी था वो कहाँ चले जाते हैं? ये भाग जाते हैं। मोहन चंद और लाल चंद, जो मोहन चंद था और जो लाल सिंह था, ये मोहन सिंह ही हुआ। मोहन चंद और लाल सिंह कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से भाग जाते हैं और नेक्स्ट शासक बनता है हमारा प्रद्युम्न चंद। तो प्रद्युम्न चंद यहाँ पर आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गद्दी पे बैठ गया था वो कौन था? जयकीर्ति शाह। तो जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न चंद के बीच में नहीं बनती है। तो बाद में क्या होगा, जो प्रद्युम्न चंद है यहाँ पे शासन कर रहा है, लेकिन इसे अपना राजपाट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये पवार शासक है। तो ये जाता है और जयकीर्ति शाह वाले क्षेत्र पे आक्रमण कर देता है, श्रीनगर और देवलगढ़ में, और वहाँ पे बहुत सारी लूट-पाट होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, एक कांड जैसा हो जाता है। मतलब क्या होता है, वहाँ पे लूट-पाट होती है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है, जिसे जोसाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो जोसाड़ी कांड जो होता है वो आपका होता है 1786 के आस-पास। 1786 में यहाँ से चला जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जोसाड़ी कांड आ जाएगा और इसके बाद जो बनेगा वो फिर से आया जाएगा यहाँ पर गद्दी पर मोहनचंद। 1786 से 1788 तक। तो यहाँ 2 साल तक फिर से मोहनचंद आया था। तो मैं कल आपको बताऊँगी प्रद्युम्न चंद के बारे में और जयकीर्ति शाह के बारे में। तो इनके आपस में किस तरीके के यहाँ संबंध रहे हैं, कैसा यहाँ पर क्या हुआ, फेर-बदल हुआ, तो ये चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो यहाँ पर अभी तो फॉर्म वगैरह कुछ ऐसा चल नहीं रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आएगी या फॉर्म आएँगे, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें तैयारी हमारी अच्छी सी होगी पहले से, तो हम यहाँ पे क्या है, किसी भी चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे क्या होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, बट क्या है कि तैयारी तो करनी है। पेपर तो लीक आजकल हर चीज़ में हो जा रहे हैं, किसी में कुछ हो जा रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमें करना पड़ता है कि क्या पता अभी जो है आपकी कंडीशन यहाँ पर जैसी बनी हुई है एग्ज़ाम को लेकर, आने वाले टाइम में वैसी ना हो। लेकिन हमारी जो तैयारी रहेगी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे। तो पढ़ते रहिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।